नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में रुक करते हैं, उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। सीएम धामी ने सरकारी आवास पर की बड़ी बैठक। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईएएस और 12 पीसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। देहरादून में गोविंदगढ़ में कांग्रेस की बस्ती बचाओ महापंचायत, हरीश रावत बोले मलिन बस्तियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भाजपा ने योग दिवस की पूरी तैयारियां, छात्र छात्राएं भी योग कार्यक्रम में होंगी शामिल। ऋषिकेश में मानसून की तैयारी में जुटा प्रशासन। सरकारी गोदामों में खाद्यान्न की पूर्ति, यात्रा को लेकर चौकियों पर एनडीआरएफ तैनात। लैंडस्लाइड जोन के लिए जेसीबी भी तैनात हुई। प्रदेश में आज दस्तक दे सकता है मानसून। शुरुआत में कुमाऊं फिर गढ़वाल में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में कोरोना और डेंगू के नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीज 62, डेंगू 119 पहुंचा। 82 घरों में मिला डेंगू लार्वा। विभाग पूरी तरीके से अलर्ट। आप देख रहे हैं का सारथी। तो कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई है। तेज धूप और उमस से लोगों को राहत मिल गई है। बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी हालांकि बढ़ गया है। अलर्ट मोड में प्रशासन पूरी तरीके से नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 19 और 20 को बारिश की संभावना जताई थी, जो ठीक साबित हो रही है। देहरादून में रिमझिम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। देहरादून से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। यशदीप, देहरादून में बारिश हुई है, लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल गई है, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल मौसम कैसा है? जी गरिमा, उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेश भर में मौसम सुहावना हो गया है। खासतौर पर देहरादून, टिहरी, नैनीताल और मसूरी जैसे इलाकों में हल्की बारिश के चलते गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अब गर्मी से राहत लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस बारिश के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वह हर तरीके से हर संभव प्रयास के लिए टीमों को घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही 19 और 20 को बारिश की संभावना जताई थी और फिलहाल उन्हीं हालत के अनुमान मुताबिक सामने आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका यशदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अलर्ट मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर जिले के मोरी विकासखंड में ग्राम उडाटा क्षेत्र में गुर्जर बस्ती की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद राजस्व एवं एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचे। हादसा शुक्रवार आधी रात को हुआ। गुलाम हुसैन के आवासीय मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिसमें सो रहे परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। मृतकों की पहचान गुलाम हुसैन पुत्र अली अहमद, उसकी पत्नी रुकमा खातून और 10 माह की बेटी सलमा के रूप में हुई है। बाकी जो अपने आते हो या
ये रह रहा था अंदर ना मुंह ऊपर रहा और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चिरंजीव सेमवाल जुड़ चुके हैं। चिरंजीव, बड़ा हादसा हुआ, कुछ लोगों की जान भी चली गई, पूरी जानकारी क्या है? दीवार गिरने की बात सामने आई थी। शुक्रवार देर रात्रि को मोरी के जो बस्ती है, रात को मध्य रात्रि को जो है अचानक जो कच्चा मकान था उसकी दीवार गिरने से जो है अंदर एक ही परिवार के 4 लोग सोए हुए थे। इनमें जो दर्दनाक मौत हुई है वो 10 महीने का मासूम था, 3 वर्ष का था। उसके साथ साथ एक 23 वर्ष का और एक जो है 26 वर्ष की बताई गई है। ये जो एक ही परिवार के जो 4 लोगों की जो ये दर्दनाक मौत हुई है, इससे जो है परिवार में जो है पूरी तरह से जो है एक जो दुख का जो पहाड़ है वो गिरा है। एक ही परिवार 4 लोगों जो है 4 लोगों ने दर्दनाक मौत हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चिरंजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए कि परिवार के सदस्य मलबे में दब गए, 4 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। दीवार गिरने से यह भीषण हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार में खुले केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में प्रवेश शुरू कर दिया गया, जिसकी प्रवेश की अंतिम तिथि 25 जून रखी गई है। बीते 10 जून को केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त दीपेश गहलोत ने कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय शुरू करने संबंधी आदेश जारी किए थे। उधर केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों से के एडमिशन को लेकर अभिभावकों में खुशी देखने को मिली है। कोटद्वार में खुले केंद्रीय विद्यालय को भाबर क्षेत्र के किशनपुर इंटर कॉलेज के परिसर में संचालित किया गया है। मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ देहरादून में। जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए तब से मैं यहीं शिफ्ट हो गई हूँ। इससे पहले मेरे बच्चे वहीं पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में देहरादून में। तो जब से यहाँ पे खुला है, अगर पिछले साल खुला तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता, पर नहीं खुला था। इस बार खुला है तो ट्राई कर रही हूँ। मेरी लड़की 4th में जाएगी और लड़का मेरा 1st में जाएगा। क्या नाम आपका? ये तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए और जो यहाँ के जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि क्षेत्र की जनता की पुकार पर इन्होंने ये स्कूल खोल दिया है। यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये केंद्रीय विद्यालय जाने जाते हैं और इन विद्यालयों से बच्चे का बहुत विकास होता है। इनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है और बहुत पंजीकरण के लिए उपयुक्त जो दस्तावेज है उसकी सूची बाहर लगाई जा चुकी है और पेरेंट्स को या अभिभावकों को हम लोग लगातार उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नए क्षेत्र में ही एक तरीके से केबी का शुभारंभ हुआ है। बेसिकली जो क्लास 1 to 5 के लिए मेन दस्तावेज है उसमें एड्रेस प्रूफ चाहिए। उसमें अगर कोई जाति से संबंधित है, SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर से, उसका सर्टिफिकेट चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। और अगर आर्मी के हैं, भारत सरकार के कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है या किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में कार्यरत है, तो उसका सेवा प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। और एक लक्सर से खबर है, गन्ना विकास समिति के डेलीगेट्स चुनाव के लिए मतदान जारी है और केवी इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतदान जारी। 2 दिन तक चलेगी प्रक्रिया। 360 डेलीगेट्स चुने जाएंगे, फिर 11 डायरेक्टर्स और चेयरमैन का चयन होगा। और चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। सारे कर्मचारियों को हमने 6 बजे यहाँ पर बुला लिया था, सारे पीठासीन अधिकारियों को,
और सारे जो मतदान कर्मी हैं वो भी 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होना था, ठीक 8 बजे हमने मतदान प्रारंभ कर दिया है और कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। सम्मानित जो हमारे सदस्य हैं बहुत शांत स्वभाव के हैं और हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और यहाँ की क्षेत्र की जनता बड़ी भोली भाली और सीधी सादी है। और दो जो हमारे सेंटर हैं रूम नंबर 16 और 17 में काफ़ी मतदाताओं के अंदर जागरूकता है और मतदान में पूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पर भीड़ है परंतु सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से पूरा शांतपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। लखतर का आज चुनाव हो रहा है, 2 दिवसीय चुनाव है, आज और कल है, जिसमें यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए हमने जो पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई हुई है और अभी मैंने भी अंदर निरीक्षण किया है जहाँ पे वोट चल रहा है, तो सब निष्पक्ष रूप से वोटिंग हो रही है और सभी व्यवस्था चाक चौबंद है और 2 दिवसीय है तो कल भी यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून के धूलकोट के अलग अलग हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तरकाशी जिले में दीवार ढहने से एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि राजधानी देहरादून के धूलकोट क्षेत्र में डाटकाली मंदिर के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गए। उसके बाद तीसरी गाड़ी भी इस हादसे की चपेट में आ गई। 3 गाड़ियों में हुई ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के धनाचोली इलाके में एक विशेष समुदाय के युवक के साथ में भरभरता का एक मामला सामने आया है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र निवासी वसीम नाम के युवक ने पुलिस में दी तहरीर में यह कहा कि वो 17 जुलाई को अपनी कार से तिरपाल और कपड़ों की फेरी करने गया था। उसके पास पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सभी वैध कागजात थे। वसीम के अनुसार धानाचोली में कुछ अज्ञात लोगों ने उसे जबरन रोका, उसका धर्म पूछा और जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि दरांती से कई बार वार किया, गला और शरीर काटने की कोशिश की, गले में कुत्ते का पट्टा डालकर उसे घुमाया, कार में तोड़फोड़ की और सारा सामान और नकदी लूट ली। किसी तरह से जान बचाकर वो हल्द्वानी वापस आया और बनभूलपुरा थाने में उसने तहरीर दी है। पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर केस मुक्तेश्वर थाने ट्रांसफर कर दिया है। ये दरांती मार रखी है और मैंने उसको बोला भी, मेरे में 2 बेटी हैं छोटी छोटी, मुझे छोड़ दे वरना मेरा गला काट रहा था। धानाचोली में एक वसीम नामक युवक का ये आरोप है कि वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ गया था, तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसके द्वारा वहाँ से मतलब क्योंकि ये बनभूलपुरा में यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा था, यहाँ पर इसको थाने पे इसको सूचना दी है, पुलिस द्वारा 0 FIR दर्ज करके इसको मुक्तेश्वर को भेज दिया गया। देखिए, पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जो जांच पड़ताल की गई, तथ्य सही पाएगी, उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है। डोईवाला शुगर मिल से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों के वेतन में करीब 40% तक की कटौती से नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर बल गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मिल प्रशासन ने नाराजगी जताते हुए कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन को परवादून कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला है। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय वेतन बढ़ाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने हमेशा ही कर्मचारियों का शोषण किया है। जो हमें पता चला कि इनकी जो वेतन है करीब 40% वेतन इनका काट के सैलरी दी गई, और हमने पता किया कि प्रदेश के जितनी शुगर फैक्ट्री हैं कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई जैसी स्थिति इस फैक्ट्री में आज हो रही है। हर साल कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है और हम लोग यहाँ आते रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर इस बार जो ये चीज़ हुई है, आप देख रहे हैं महंगाई का दौर है, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं,
तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए था शुगर फैक्ट्री के जितने जो उच्चाधिकारी हैं उन लोगों को, मगर आज कोई यहाँ देखने वाला नहीं। उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से कई जगहों पर आवागमन भी रुक जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के चलते मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया ने किया और इस महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। महापंचायत में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। सभा में मलिन बस्तियों को उजाड़ने के सरकार के प्रयासों का विरोध किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से ही मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों को अधिकार, सम्मान और मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए संजीदा रही है। बस्ती बचाओ महापंचायत में हम सब लोगों ने शिरकत करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है, ये कानून के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है। अगर किसी मलिन बस्ती को सरकार चाहती है कि उसको उजाड़ना है, तो मलिन बस्तियों के रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई सरकार करे और उनको उचित मुआवजा देने के बाद ही उनको अन्यत्र जो है शिफ्ट करने का काम करे। ये गलत है ना। आप जब मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का ऐलान राज्य की विधानसभा ने कर दिया, तुमने उस प्रोसेस को लागू नहीं किया, तो उनको प्रोटेक्शन है। तुम उनको बिना कानून की विधि का पालन किए हुए उस जमीन को अध्याप्त किए बिना, उनको उचित मुआवजा या कहीं उनका पुनर्वासित किए बिना तुम उनको उजाड़ी नहीं, उनको नोटिस ही नहीं दे सकते। ये तो नोटिस भी इनवैलिड है जो नोटिस दिए जा रहे हैं। ये नोटिस भी अवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं। ये आतंक पैदा कर रहे हैं, हम इस आतंक के विरोध में। एक बार फिर से भाजपा विधायक मोहन दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने आरोप लगाया कि यूपीसीएल में भारी अव्यवस्था है और उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत कर्मी की ऑन ड्यूटी करंट लगने से मौत हो गई थी, लेकिन विभाग ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मोहन रावत ने आरोप लगाया कि विभाग में टेम्परेरी एमडी और डायरेक्ट पैसे लेकर नियुक्त किए जा रहे हैं। जेई और एसडीओ भी ऐसे लोग हैं जिन्हें क्षेत्र के बारे में जानकारी तक नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद एमडी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे,
और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई ये जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। मंगलवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। लोगों के घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। देखिए, डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सरकार के द्वारा अनेकों योगों के कार्यक्रम प्रदेश में किए जाएंगे और साथ ही भाजपा ने भी योग दिवस की तैयारियां कर ली हैं। भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि योग दिवस के लिए भाजपा मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होंगे। साथ ही सामाजिक हस्तियों और छात्र छात्राओं को भी योग के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। द्वारा सभी मंडलों में इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी प्रत्येक मंडल में लगाई गई है और इसके अलावा जो प्रसिद्ध स्थान हैं उत्तराखंड के, उन प्रसिद्ध स्थानों पर भी कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो पुरस्कृत हैं विभिन्न विधाओं में, उन सभी को भी योग दिवस के कार्यक्रमों में हम सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय दायित्वधारीगण, माननीय विधायकगण, सांसदगण और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी किसी न किसी स्थान पर योग दिवस के कार्यक्रम में रहेंगे और इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन भी, स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति है, सभी लोग जो है योग दिवस के कार्यक्रम में सहभागी बने। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।